हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। सोलो लेवलिंग की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। मिस्टर किम के वहां से भाग जाने के बाद सिर्फ 3 लोग पीछे अल्टर पर बचते हैं, जिनमें एक जूही, मिस्टर सोंग और हमारा हीरो जिनवू है। मिस्टर सोंग दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं मिस्टर किम के भागने के बाद दरवाजा और भी ज्यादा क्लोज हो गया है। मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ आ गई है यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जिनवू से कहते हैं जूही को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ। जब तक इस अल्टर पर एक भी इंसान मौजूद रहेगा तब तक ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगा। तुम और जूही की जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं जिनवू की मदद करो और दोनों यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जूही डर के मारे जमीन पर बैठी होती है और उसकी टांगे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर दी थी जिनवू को हील करने में। जूही मिस्टर सोंग से कहती है लेकिन मेरी टांगे काम नहीं कर रही, मैं चल नहीं पाऊंगी। जूही वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं मुझे लगता है शायद तुमने अपने माना की पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दी, इसी वजह से अब तुम्हारी टांगे काम नहीं कर रही। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है आप जूही को अपने साथ लें और यहाँ से चले जाएं। वैसे भी मेरी एक टांग नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा। आप जूही को उठा लें और यहाँ से बाहर चले जाएं, मैं यहीं पर रुकता हूँ। जूही चिल्लाकर जिनवू से कहती है नहीं, तुम्हारी बजाय मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जिनवू जूही से कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि यहाँ से बाहर जाकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। साथ ही जिनवू अपना मैजिकल कोर उसे देते हुए कहता है तुम जाकर खाना खा लेना, मैं बाद में आकर तुम्हें ज्वाइन करूंगा। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं तुमसे अपना मैजिकल कोर वापस ले लूंगा और खाना भी खाऊंगा। जूही रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सोंग उसकी गर्दन में मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और कहते हैं बच्चों वाली बातों का वक्त नहीं, और साथ ही जूही को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है जूही का ख्याल रखना मेरे लिए। मिस्टर सोंग से कहते हैं हाँ मैं जरूर रखूंगा। फिर जिनवू वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है, जबकि मिस्टर सोंग जूही को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सोंग जूही को लेकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिनवू कहता है चलो शुक्र है बाकी सब तो यहाँ से चले गए, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर मरने वाला हूँ। अगर मुझे पता होता कि वो इस डंजन के अंदर मैं मरने वाला हूँ तो मुझे इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए थी। अब मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। वहीं अल्टर पर एक तलवार गिरी होती है। जिनवू उस तलवार को उठा लेता है और कहता है अब जबकि मैं मरने वाला हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं मरने से पहले एक मॉन्स्टर को तो अपने साथ लेकर ही जाऊँ। वो सारे स्टैचू मॉन्स्टर्स उसके बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं। जिनवू का ब्लड बहने की वजह से वो बेहोश होने की कगार पर होता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वो स्टैचू और भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। जिनवू अपनी तलवार उनके सामने करता है और कहता है अटैक करो मुझ पर, मैं तुम में से एक को तो जरूर मारूंगा। लेकिन साथ ही वो स्टैचू अपने भाले से उस पर अटैक करता है और जिनवू के बाजू में अपना भाला दंसाते हुए उसे ऊपर उठा लेता है और उसे अल्टर के पत्थर पर फेंक देता है। जिनवू बेचारा खून में लिपटा अल्टर के पत्थर पर लेटा होता है और यही कह रहा होता है मैं मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक मौका होता, काश मुझे एक और चांस मिल जाए। मेरे पास भी मेरी फैमिली है, मुझे भी उनकी केयर करनी है, मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। हालांकि ये फैसला मेरा था कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। वो बड़ा सा स्टैचू फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है। जिनवू कहता है काश मेरे पास एक और चांस होता, मुझे बस एक और चांस मिल जाए, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। जैसे ही वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करने वाला होता है, वो सारी की सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाती हैं और उन ब्लू फ्लेम्स के बुझने के साथ ही वो सारे स्टैचूज वहीं पर रुक जाते हैं और एक अलार्म बजने के साथ ही जिनवू के सामने एक विंडो ओपन होती है। तुमने इस सीक्रेट मिशन की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। जिनवू कहता है आखिर ये सीक्रेट मिशन क्या है और मैंने कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। और साथ ही फिर से आवाज आना शुरू होती है जो कि उस विंडो पर लिखा होता है, वही उसको आवाज आ रही होती है। जिनवू कहता है अब इसका क्या मतलब है। वहीं पर एक और विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है तुमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, अब तुम एक प्लेयर बन सकते हो, क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहोगे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो 0.02 सेकंड्स के अंदर ही तुम मर जाओगे, और अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम एक प्लेयर बन जाओगे। जिनवू कहता है अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है शायद यही वो सेकंड चांस है जिसका मुझे इंतजार था। मुझे मरना नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं प्लेयर बनना चाहूंगा। जिनवू जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। उस विंडो पर लिखा जाता है वेलकम प्लेयर, और साथ ही जिनवू की बॉडी में से रोशनी निकलती है और वो सारे स्टैचू खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे जिनवू की आंख खुलती है, जिनवू एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा होता है। जिनवू अपने आसपास देखता है और कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हंटर एसोसिएशन गिल्ड से 2 इंस्पेक्टर आते हैं। जिनवू उन दोनों से पूछता है तुम लोग कौन हो। वो लोग उसे कहते हैं हमें माफ कर देना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हें होश आएगी। हम लोग कोरियन हंटर गिल्ड्स के इंस्पेक्टर हैं। जिनवू उनसे कहता है लेकिन इंस्पेक्टर्स मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। वो इंस्पेक्टर्स जिनवू को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिनवू उनसे पूछता है जूही और मिस्टर सोंग का क्या हुआ, क्या वो दोनों ठीक हैं? वो इंस्पेक्टर्स उसे कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मिस्टर सोंग का क्योंकि बाजू कट गया था इसकी वजह से अब वो मुझे नहीं लगता कि वो हंटर का काम कर पाएंगे, शायद वो रिटायर हो जाएं।
और जूही अभी भी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया था और वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों दोबारा हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। साथ ही वो इंस्पेक्टर मिस्टर किम के बारे में बताने लगते हैं। जिनवू उनसे कहता है नहीं, उनके बारे में रहने दो, मुझे उनके बारे में नहीं जानना। इंस्पेक्टर जिनवू से कहता है उस डंजन में जो कि डबल लेयर डंजन थी, वहाँ पर से जितने भी लोग जिंदा बाहर निकले उनकी टोटल तादाद 6 है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि डंजन्स के अंदर मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा खतरा होता है और बहुत सारे हंटर्स मरते भी हैं, लेकिन इस तरह इकट्ठे बहुत सारे हंटर्स का एक साथ मरना बहुत ही अनोखी बात है। जब हमारे इंस्पेक्टर्स और व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग वहाँ पर पहुँचे तब तुम अल्टर के पत्थर पर अकेले लेटे हुए थे। तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई स्टैचू भी नहीं। वो कमरा तुम्हारे अलावा बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिनवू उनसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर्स उसे कहते हैं हाँ, हमें भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि बाकियों के बयान के मुताबिक वहाँ पर स्टैचूज थे और उतनी सारी लाशें भी थी। सारे बचने वालों ने जो बयान दिया था वो सबका एक जैसा था, इसलिए हमें इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। और तुम्हारे बारे में हमारा ये ख्याल है कि तुम्हें डबल अवेकनिंग मिली है। जिनवू उनसे कहता है डबल अवेकनिंग का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर जिनवू से कहते हैं जब एक हंटर को उसके स्टैट्स मिलते हैं, जब वो एक हंटर बनता है, साथ ही उसका पावर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन बाज़ दफा हमने ऐसा भी देखा है कि एक हंटर की दोबारा अवेकनिंग होती है जिससे उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस की मिसालें हैं, जैसे सी रैंक के हंटर्स डायरेक्टली ए रैंक पे चले गए या फिर ए रैंक वाले डबल अवेकनिंग के बाद डायरेक्टली एस रैंक पे चले गए। साथ ही वो इंस्पेक्टर अपने पास मैजिक पावर डिटेक्टर लेकर आए होते हैं जिस पर एक माना क्रिस्टल लगा होता है। वो जिनवू से कहते हैं तुम्हें बस इसके ऊपर अपना हाथ रखना है और हमें पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अगर वहाँ पर वाकई में इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे तो तुम्हारे जैसे नॉर्मल पावर वाले हंटर्स उनको हैंडल नहीं कर सकते थे। उनको हैंडल करने के लिए या तो ए रैंक के हंटर्स की जरूरत थी या फिर एस रैंक के हंटर्स की। इसलिए हम तुम्हारी पावर लेवल को जांचना चाहते हैं। हमें लगता है कि तुम्हारी डबल अवेकनिंग हुई है, तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, जिसकी वजह से तुमने उन सारे स्टैचू मॉन्स्टर्स को मार दिया। जिनवू उस क्रिस्टल पे ऊपर हाथ रखता है। वो इंस्पेक्टर अपने हाथ में उस मीटर को पकड़ लेता है और कहता है देखते हैं इसके पास कितनी पावर है। लेकिन वो रीडिंग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो वाकई में एक कचरा हो। हालांकि ई रैंक के हंटर्स के अंदर भी नॉर्मल पावर लेवल 70 होता है और तुम्हारा पावर लेवल तो सिर्फ 10 है। जिनवू इंस्पेक्टर से कहता है क्या हुआ, मुझे भी तो बताएं कितनी पावर है मुझ में। इंस्पेक्टर उसे कहते हैं हमें माफ कर दो, हमें शायद गलतफहमी हो गई थी, हमें लगा शायद तुम्हें कोई डबल अवेकनिंग हुई है। साथ ही वो उसे कुछ बताए बिना वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जिनवू कहता है इन लोगों को तो पता था कि मैं वीकेस्ट हूँ, फिर आखिर ये लोग मेरा टेस्ट करने के लिए आए ही क्यों? वहीं पर बैठे बैठे जिनवू के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें एक मैसेज के बारे में बताया जा रहा होता है कि आपके पास एक अनरीड मैसेज है। जिनवू कहता है क्या उन इंस्पेक्टर्स को ये विंडो नजर नहीं आई? क्या ये सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है? उसी वक्त वो कंबल में से अपना पाँव निकालता है और कहता है मेरा तो पाँव भी वापस जुड़ चुका है और मेरी बॉडी पर कोई जख्म भी नहीं है। अब तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं रहा, पता नहीं शायद वो एक सपना था या फिर रियलिटी। क्या मुझे उन इंस्पेक्टर्स को इस विंडो के बारे में बताना चाहिए या फिर अपने बॉडी पार्ट्स के वापस आने के बारे में? साथ ही जिनवू उस विंडो पर टच करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिनवू कहता है मुझे तो लगा था शायद ये टच स्क्रीन है। उसी वक्त उसकी बहन भी अंदर आ जाती है और उसे कहती है भाई ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हारे सर पर कोई चोट तो नहीं लगी? असल में उसकी बहन को भी वो विंडो नजर नहीं आ रही होती। उसकी बहन चिल्लाती है, उसके पास आ जाती है और उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा डंजन्स में मत जाना, मैंने तुमसे कहा था कि जख्मी होकर मत आया करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। बाकी सारे हंटर जख्मी होकर क्यों नहीं आते, सिर्फ तुम ही अकेले ऐसे क्यों हो जो जख्मी होकर बाहर आते हो? अगर तुमने इस तरह जख्मी होकर बाहर आना बंद नहीं किया तो मैं अपनी स्टडी छोड़ दूंगी और मैं भी काम करना शुरू कर दूंगी। तुम्हें हमेशा मेरी स्टडी के लिए काम करना पड़ता है। वो मैसेज वाली विंडो अभी भी उसके सामने होती है। जिनवू अपनी बहन से कहता है क्या तुम्हें ये चीज नजर आ रही है? जिना उसे कहती है मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिनवू उसे कहता है अगर तुम्हारे पास गेम में कोई मैसेज हो जो तुम्हें पढ़ना हो तो तुम कैसे पढ़ोगी? जिना उसे कहती है मुझे लगता है शायद तुम्हारे सर में कोई चोट लगी है और तुम पागल हो गए हो। अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज है तुम अपने मेल बॉक्स को ओपन करो और उसको पढ़ लो। जिनवू कहता है ओपन द मेल बॉक्स और उसका मैसेज ओपन हो जाता है। उसके मैसेज में लिखा होता है कि उसने डेली क्वेस्ट को पूरा करना है जो कि अपनी पावर को इंक्रीज करना है। जिनवू कहता है अब इसका क्या मतलब हो सकता है? जिना उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाहर उसकी दोस्त खड़ी होती है, वो उसे कहती है चलो यहाँ से चलें और वो दोनों हॉस्पिटल से चली जाती हैं। जिनवू के पास और भी बहुत सारी विंडोज ओपन होती हैं जिनमें लिखा होता है कि एक प्लेयर के पास ये विंडोज ओपन होती हैं, ये गाइड के तौर पर हंटर को ग्रो करने में मदद करेंगी, इससे हंटर पावरफुल बन सकता है। साथ ही एक वार्निंग होती है अगर प्लेयर वो सब कुछ नहीं करता जो कि उसे विंडो में बताया जाता है, यानी डेली उसे जो भी मिशन दिया जाता है अगर वो पूरा नहीं करता तो उसे पेनल्टी दी जाएगी, यानी उसे सजा मिलेगी। जिनवू कहता है मुझे तो इसकी जरा भी समझ नहीं आ रही, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। साथ ही उसे याद आता है कि डंजन के अंदर जब वो बेहोश होने वाला था तब उसके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हुई थी, तब उसने एक्सेप्ट किया था कि वो एक प्लेयर बनने वाला है। उसे फिर से एक मैसेज आता है
जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करना है। तो उसका डेली का पहला मिशन ये होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जबकि उसके मिशंस की डायरेक्शन भी उसे दी जाती हैं, जिसमें उसे पुशअप्स करनी होती हैं, चिन अप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी होती है। और नीचे एक घड़ी होती है जहाँ पर टाइमर चल रहा होता है। जिन मुझे देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगता है शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, मैं तो पहले से ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट की तरह हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। वो वहीं पर बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, फिर उठकर देखता हूँ क्या करना है। लेकिन उसके मिशन का टाइम चल रहा होता है। जैसे ही उसके मिशन की टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, उसकी घड़ी का रंग सुर्ख हो जाता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि तुमने अपने मिशन को पूरा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसी वक्त जिन्वू का बिस्तर हिलना शुरू हो जाता है। जिन्वू कहता है आयुष यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर बिस्तर पर बैठे बैठे सब कुछ चेंज हो जाता है। वो एक हॉस्पिटल के कमरे की बजाय एक बड़े से रेगिस्तान में बैठा होता है। जिन्वू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैं अचानक हॉस्पिटल से एक रेगिस्तान में कैसे आ गया। उसी वक्त उसके पीछे से एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर निकलता है और साथ ही उसकी पनिशमेंट की डायरेक्शन भी उसे मैसेज बॉक्स में दिखाई जाती है, जिसमें उसे कहा जाता है कि अब सजा के तौर पर तुम्हें 4 घंटे इसी डेजर्ट के अंदर रहना है और इस सेंटीपीड मॉन्स्टर से बचना है। जिन्वू उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है मुझे लगता है मेरे साथ मजाक ही हो रहा है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।